सॉइल वाटर एंड एयर के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ ऑल्सो। सॉइल हेल्प करता है फूड प्रोडक्शन में, फोडर कल्टीवेशन में एंड इट इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस सॉइल के अंदर रहते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के बिलो रहते हों, चाहे वो सॉइल के अबव रहते हों। There are the organisms that live in the soil are microorganisms. Generally, they are bacteria, algae, fungi, etc. Today, we are going to discuss the next chapter of biology, that is soil. Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Soil, जैसे कि मैंने बताया, it is a natural and इनवैल्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल इसलिए है क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है, इनवैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि इसके बिना लाइफ जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसान क्या खाएगा? फोडर कल्टीवेशन इज नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑफ एनिमल्स एंड माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड फ्यूल्स। नेक्स्ट इज इट इज बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। अगर सॉइल नहीं होगी तो फूड प्रोडक्शन कैसे होगा? इट इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें सॉइल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं, चाहे वो सॉइल के अबव रहते हों, चाहे वो सॉइल के बिलो रहते हों। जनरली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द सॉइल दे आर नोन एज माइक्रोब्स। उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स कहा जाता है। Example is bacteria, fungi, algae, earthworm and arthropods. अब इनमें सबके बारे में आपने सुना है, बैक्टीरिया भी सुना है, फंगी भी सुना है, एल्गी भी सुना है, अर्थवॉर्म भी सुना है और इनके बारे में मैं पढ़ा भी चुकी हूं। नेक्स्ट जो टर्म आपको नहीं पता दैट इज आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स वो एनिमल्स हैं जैसे कि इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर जिनकी बॉडी डिफरेंट पीसेस से बनी है, दे आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स। सॉइल इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द लैंड बेस्ड वेजिटेशन। मीन्स जो लैंड पर ग्रो होते हैं प्लांट्स, उनके लिए सॉइल बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर सॉइल नहीं होगी तो पौधे की जड़ को सपोर्ट कैसे मिलेगी? रूट सपोर्ट के लिए, ठीक है। और लैंड बेस्ड वेजिटेशन जो है या प्लांट्स जो हैं जो लैंड पर ग्रो होते हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। अगर सॉइल नहीं होगी तो वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी ग्रोथ कैसे होगी? दैट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर लैंड बेस्ड वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द सॉइल फॉर रूट सपोर्ट, water and nutrients. These land-based vegetation provides us medicines, fuel, paper and wood. And this wood is further used in making the furniture in our homes, offices, etc. Soil helps in the absorption of rainwater. अब absorption of rainwater से क्या फायदा है? सबसे फर्स्ट थिंग कि सॉइल जो है, लैंड जो है वो आपका क्या होता है? मडी नहीं होता अगर पानी जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर ले। सेकेंड थिंग कि ये सॉइल जो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है, समर में ये वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और एनवायरमेंट को कूल करता है। दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ एब्जॉर्बिंग द वाटर बाय द सॉइल। अभी तक मैं सॉइल की आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्म कैसे होता है। सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अकर्स बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल फॉर्म होती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? रॉक्स जो हैं दे आर ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, देन
By weathering, these stones are converted into pebbles. Pebbles, by weathering, are converted into very small pieces of sand or silt. So weathering is a breaking down of huge pieces of rocks into smaller pieces by the action of natural forces. These natural forces may be either the temperature, the water, glacier, wind and roots of plant etc. इनमें से कुछ भी हो सकता है ये नेचुरल रिसोर्स. वाटर कॉन्टिन्यूस फ्लो करेगा तो उसकी वजह से भी रॉक्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. ग्लेशियर हो सकता है, तेज हवाएं हो सकती हैं एंड सो ऑन. नाउ व्हेन दीज rocks are broken down into small pieces, then the sediments get deposited and later on by the same natural forces or maybe different natural forces, they are converted into the soil. There are various factors that are affecting the formation of the soil. That is action of wind, day and night temperature variations, फ्लो ऑफ वाटर एक्सेट्रा. अब सॉइल जो है वो बहुत सारे नेचर की होती है. दैट इज नेचर ऑफ सॉइल्स डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म. किस रॉक से वो सॉइल बनी है या उस रॉक पे किस तरीके की वेजिटेशन ग्रो होती है, दैट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द सॉइल. There are different types of weathering of rocks. First one is physical or mechanical weathering. Second one is chemical weathering and third one is biological weathering. Physical जैसा कि नाम है या mechanical weathering, it is caused due to the effect of changing of temperature on rocks. हमने ये पढ़ा भी है और देखा भी है कि दिन में जो हिली एरिया का टेम्परेचर है दैट राइजेस अप फास्टली एंड एट द ड्यूरिंग द नाइट टाइम द टेम्परेचर स्लो डाउन वेरी क्विकली और द टेम्परेचर डिक्रीजेस वेरी क्विकली. ठीक है, दिन में टेम्परेचर जितनी जल्दी राइज होता है रात को टेम्परेचर उतना ही जल्दी गिर जाता है हिली एरियाज के अंदर. ठीक है, या डेजर्ट एरियाज के अंदर. So that may be the one of the reason in case of physical or mechanical weathering. Sometimes this effect means change of temperature effect is assisted by the water. कभी कभी ये इसको हेल्प मिलती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है that is helped by the water. Second, this weathering process, physical or mechanical weathering process occurs where there is a little soil and few plants grow. The area where this condition is met means little soil and few plants are grown, they are mountainous region and hot desert region. So in case of mountainous region or hot desert region, the weathering of rocks occurs due to this physical or mechanical weathering. Next type of weathering is chemical weathering. देखो सॉइल के बारे में अभी हमने बताया था कि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सॉइल जो है वो पानी को भी एब्जॉर्ब करती है. जब ये पानी जो है ये रिएक्ट करता है उन मिनरल्स के साथ में तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है और एक न्यू कॉम्पोजिशन जो है दैट इज फॉर्म्ड. एंड जो न्यू केमिकल फॉर्म हुआ है दैट मे बी हेल्प इन द weathering of rocks. So in chemical weathering, series of chemical processes are happened and this series of chemical processes happens only when the water is reacting with the minerals and forms the new composition. So there is the change in composition of rocks also. In warm and humid climates, high temperature causes the weathering of rocks. Now the third type of weathering is biological weathering. Biological means biology क्या है? Where we are going to study about the
living things, that is plants or animals. So it is caused by the plants and animals. These plants and animals release acid, form chemicals, and these chemicals help in the weathering of rocks and landforms. Next we are going to talk about the composition of soil, कि soil जो है वो किस किस चीज से बनी हुई है. सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स. अब मिट्टी के अंदर ये मिनरल्स आते कहां से हैं? फ्रॉम देयर पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मींस वो रॉक जिससे सॉइल फॉर्म हुई है, दैट इज नोन एज पेरेंट रॉक. 1 इंच सॉइल की फॉर्मेशन के लिए 500 ईयर्स लगते हैं. मिनरल्स के अलावा सॉइल के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है. माइक्रोब्स मींस बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एक्सेट्रा. Small insects means arthropods are also present. Earthworm is also an insect. Water is present and air is present. Along with that, humus is also present. What is humus? Humus क्या होता है? देखो, जो dead plant and animal हैं, they remain on the soil. अब वो soil पर रहते हैं तो सॉइल पर छोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है? कुछ टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स जो हैं वो उसके ऊपर ग्रो हो जाते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं. सो ह्यूमस इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? प्लांट एंड एनिमल बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. बट दिस ह्यूमस इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग द वाटर and nutrients which is required for the growing of plant. ये बात हुई ह्यूमस की. अगर हम वाटर की बात करें, वाटर, this water is required by the plant. प्लांट के द्वारा जो है वो वाटर चाहिए. किसके लिए चाहिए? ग्रो करने के लिए चाहिए. ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए. एंड एयर जो है, एयर किसके लिए रिक्वायर्ड है? रेस्पिरेशन के लिए. अब सॉइल को रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है? जैसे कि मैंने बताया था कि सॉइल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट होती है. तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एयर को रेस्पायर करना पड़ेगा. सो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर देयर ग्रोथ ऑल्सो. ठीक है, फॉर देयर रेस्पिरेशन पर्पज ऑल्सो. नाउ वन मोर थिंग इज दिस सॉइल इज हेल्पिंग द रूट सपोर्ट ऑफ द प्लांट. विद द हेल्प ऑफ द रूट सपोर्ट, द प्लांट is able to absorb water and air from the soil. So this is all about the composition of soil. Next we are going to talk about the soil profile. Soil profile is a section of soil from the surface to the parental or parent material. Parent material means or from which rock the soil is formed, that is known as parent material. That shows different layers of soil is called as soil profile. जो different layers हैं soil की, they are called as horizons. उसको क्या कहा जाता है? horizons कहा जाता है. ये जो different layers हैं soil की, ये vary करती हैं किसके अंदर? chemical composition के अंदर. उनका texture भी अलग होता है, उनकी color भी अलग होता है और उनकी depth भी अलग होती है. The different layers of horizon is shown on the board. The uppermost layer, जिसको हम देखते हैं, the upper surface of the soil that we are see is known as O horizon, and the parent material from which the soil is formed is known as bedrock, and this bedrock is not able to pass even water. This bedrock is not absorbing the water. There are different layers that are shown on the board. First one is the O horizon, that is the topmost layer of the soil.
Below that A horizon, and below A horizon E horizon is present. Below E horizon B horizon is present, and below B horizon C horizon is present, and below C horizon bedrock from which, or parent material from which the O horizon is formed is shown. Next, we are going to discuss the properties of these horizons separately. उम्मीद करती हूँ जो पहले सोइल प्रोफाइल का डायग्राम बनाया दिखाया था वो आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डिफरेंट लेयर्स की या हॉरिजन्स की, कि उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती। जो सबसे टॉप सॉइल थी जो हमें ऊपर दिखाई देती है, दैट इज द हॉरिजन इज ओ। इट कंटेन्स द डेड ऑर्गेनिक मैटर. When this dead organic matter decomposes, it forms the humus. This horizon is about 1 inch thick. Next is horizon A. Horizon A contains lots of humus and minerals. Due to humus present है और mineral present है horizon A के अंदर। humus present होने की वजह से soil जो होती है वो क्या होती है, porous होती है और वाटर को, ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है। It is dark in color and this horizon A is known as top soil. इसको क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल कहा जाता है। This top soil और horizon A hold a network of small roots. इसमें बहुत सारी small roots जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। Many insects and rodents. Rodents वो एनिमल्स हैं जो सॉइल को ब्यूरो करके उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मेनी इंसेक्ट्स एंड स्मॉल रोडेंट्स डिपेंड अपॉन दिस लेयर फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट horizon is E. Horizon E is the layer that comes in between horizon A and horizon B. It contains sand and silt particles. Now the next layer is horizon B. Horizon B is commonly known as middle layer. In this, minerals exceeds the amount of humus. देखो, minerals और humus हमारे पास horizon A के अंदर भी present है और horizon B के अंदर भी present है। But horizon B के अंदर minerals की amount जो है वो humus की amount से ज्यादा होती है। Therefore, it is comparatively harder. Comparatively की बात अगर मैं करूं तो यही सेम कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है हॉरिजन ए में। तो यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं हॉरिजन ए के साथ। हॉरिजन ए जो था दैट इज पोरस while this is comparatively harder and more compact. Plant roots जो होती हैं they are growing up to this level. बी हॉरिजन तक प्लांट रूट्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, उसके बाद प्लांट रूट्स ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट हॉरिजन इज हॉरिजन सी. It contains the cluster of rocks. Cluster of rocks means they are seen about to be weathering. कि वो क्या हो रही हैं, weather हो रही हैं, weathering हो रही है उनमें, means they are broken down into small pieces. It collects the rain water and forms the ground water. जो रेन वाटर जो है वो कलेक्ट करती हैं और यही रेन वाटर जो कलेक्ट हुआ है that is in a layman language known as ground water. अब इस हॉरिजन सी के नीचे एक रॉकी बेस इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज bedrock. This rocky base is known as bedrock. Even water is not able to penetrate this bedrock. This is so hard. अब रॉक में से या पत्थर में से पानी जो है वो पास हो सकता है, नहीं हो सकता। Therefore, below this sea horizon, a rocky base is present. Even water is not able to penetrate this bedrock. Bedrock जो है वो रॉक है जिससे ये सॉइल जो है वो फॉर्म हुई है। So this is known as the parent material. This is all about the soil profile. Now the next topic is types of soil. Before discussing the types of soil, let me give you some facts about the soil. Every soil consists of different size and proportion of particles, and soil is a mixture of sand, silt, clay and organic matter. हर एक सॉइल के अंदर ये सारी चीजें जो है it consists of all these things and it is a mixture. Mixture means हर एक सॉइल के अंदर इसका रेशो जो होता है that is varying and based on that ratio or proportion or size
The soil is categorized into three. First one is the sandy soil, that is known as sand. Second one is the clay soil, that is also known as clay. And third one is the loamy soil, that is also known as loam. One more thing that comes in the picture, that is soil texture. कि soil को आप touch करते हो, कोई soil जो है जिसको आपने touch किया, that is feeling very smooth, वो बहुत smooth feel होती है. कोई सॉइल जो है वो आपको रफ फील होती है, कोई सॉइल जो है वो आपको कैसे फील होती है, चिकनी जिसको आप कह देते हो वो फील होती है, लाइक अ क्ले. क्ले आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो अ सॉइल. सो सॉइल टेक्सचर इज रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. एंड व्हाट सॉइल टेक्सचर अफेक्ट करता है बहुत सारी चीजों को. फर्स्ट कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, कि सॉइल में वाटर कितना होल्ड हो सकता है. उसके अलावा उसके अंदर से मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, जैसे सॉइल का हमने बताया था, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इट हेल्प्स टू पास वाटर थ्रू इट. एंड हमने डिस्कस किया था जस्ट इससे पहले, नहीं, वाटर जो है हमारे पास वो कलेक्ट होता है किसके अंदर, सी ओरिजिन के अंदर. सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल. दूसरी चीज, it affects the ease of cultivation. मीन्स अब डेजर्ट वाली सॉइल आपने देखी होगी, वहां कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल काम है, जबकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर कल्टीवेशन या फूड प्रोड्यूस करना या सीरियल्स प्रोड्यूस करना, दैट इज वेरी इजी. दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टेक्सचर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज थ्री सॉइल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. The picture of sandy soil is shown on the right hand side of the board. Sandy soil. First we are going to discuss about the sandy soil. Sandy soil is also known as sand. ठीक है, sand भी इसको कहा जाता है. इसका texture जो होता है वो जनरली क्या होता है, रफ होता है. It is light in weight and dry in nature. लाइट होती है और ड्राई इन नेचर होती है. जैसे ही आपकी विंड जो है वो ब्लो करती है, तो दिस सैंड स्टार्ट्स ब्लोइंग or moving from one place to another as it is dry, light in nature. It composed of big particles packed with large gaps in between them. इसमें क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में गैप होता है. Therefore, soil is aerated, means soil contains a good amount of air in it. Aerated means air in it. Next, अब पार्टिकल्स बिग हैं और उनके बीच में गैप भी लार्ज है, तो पानी जो है वो क्या होगा, इसमें से आसानी से पास हो जाएगा. सो वाटर पासिस डाउन थ्रू दीज गैप्स वेरी इजीली. इट कैन नॉट होल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करती. एंड इट कैन बी फ्लोड इजीली, इसको क्या किया जाता है, फ्लो किया जा सकता है बहुत ही आसानी से. बट ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करती. दूसरी चीज, वाटर इसके अंदर जो है गैप से बड़ा इजीली पास हो जाता है. देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सुटेबल नहीं है. जनरली दिस सैंडी सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन और इन द रीजन वेयर ground water level is very very less. Now the next type of soil is clay soil. Clay soil contains the fine particles or it contains fine clay particles. अब particles fine हैं तो obvious सी बात है क्या होंगे, वो closely packed होंगे. So these are composed of fine particles. Therefore the particles are placed close together. अब particles place पास जो है वो प्लेस हैं बिल्कुल जैसे सॉलिड की तरह. ठीक है, जैसे सॉलिड में हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स या एटम्स जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है. तो सिमिलरली क्ले सॉइल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. अब क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच में स्पेस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा तो एयर उसके अंदर क्या होगी, कम होगी. देयरफॉर द क्ले सॉइल इज लेस एरेटेड एंड as it contains the good nutrients content, this clay soil contains the good amount of nutrient content. Therefore it is also known as heavy soil. इसको heavy soil के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अब एक चीज और है,
अब ये पार्टिकल्स हमारे पास क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसमें से क्या होगा, पानी जो है, अब सॉलिड के एटम्स में से अगर मैं आपको ये कहूं कि एक पतली सी वायर आपको निकालनी है, तो क्या आप निकाल सकते हो? इट विल बी डिफिकल्ट। जबकि लिक्विड और गैस में वो क्या है, आसान है। तो सिमिलर केस है इसमें भी। क्लेई सॉइल के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इट डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप डाउन, वाटर को अपने अंदर से जो है वो पास नहीं होने देती, बहुत कम होने देती है। एंड देयरफॉर सॉइल, अगर पानी ज्यादा डाल दिया जाए तो सॉइल बिकम्स लॉग्ड विद वाटर, सॉइल के अंदर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, और जिसको हम कह देते हैं कीचड़ जो है, मड जो है वो फॉर्म हो जाता है। दिस इन रिजल्ट डैमेज द क्रॉप इन द फील्ड। अगर फील्ड के अंदर आप क्लेई सॉइल को डालोगे तो वहां पर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर गेट्स लॉग्ड एंड द क्रॉप गेट्स डैमेज। इट होल्ड्स मच वाटर, ज्यादा वाटर जो है वो होल्ड करती है। डिफिकल्ट टू प्लॉ एंड नॉट गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रो के लिए ये अच्छी सॉइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर वाटर जो है वो कंटेंट ज्यादा होने की वजह से रूट्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू इट। जब उसमें से पानी ही पास नहीं हो सकता इजीली, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ाया बताया कि वाटर इज नॉट एबल टू सीप डाउन इजीली, देयरफॉर रूट्स जो हैं दैट कैन नॉट पास थ्रू इट वेरी इजीली, देयरफॉर इट इज नॉट गुड फॉर growing of plants. And during the hot season or summer season, when this water from the soil gets evaporated, the soil gets cracked down. soil के अंदर क्या आ जाते हैं, cracks आ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए this soil is suitable for making of statues, toys and pots. The picture of the clay soil is shown on the board. The third type of soil is the loamy soil. This is also known as loam. It is a mixture of silt, sand and clay in appropriate proportion. This silt is basically very small particles of clay, humus and sand. This silt is brought by the water currents of the water bodies, and it has the characteristics of holding the right amount of water. कितना पानी उसको hold करना है, that is basically the characteristics of loamy soil. It holds the sufficient amount of air that is required for the growth of the plant. It also holds the optimum amount of nutrients that are required for the growth of the plant, and this soil can be plowed easily, and the picture of the loamy soil is shown on the right hand side of the board. Next topic is soil and crops. There are various factors that determine the type of vegetation. कौन से पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कौन सी वेजिटेशन ग्रो होगी या कौन सी जगह पर कौन सी वेजिटेशन ग्रो होगी, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। The most important factor is soil. Along with the soil, there is wind, rainfall, sunlight, and humidity. These factors determine the growth of or type of vegetation. For example, clay and loamy soil are perfect for growth of cereals and grams, while the loamy soil is good for the cultivation of pulses, and sandy and loam soil is good for the cotton growth, and the clay soil, which holds a large amount of water, it is best for the paddy cultivation. Along with these three types of soil, there are other types of soil. Now we are going to discuss about the other types of soil and its characteristics and which crop is best cultivated in that soil. Here is a table formed on the board. The first column shows the type of the soil. Second column shows the characteristics of that particular soil, and the third column shows the suitable crops. The first one is black soil. Black soil, as the name indicates, it is black in color, and this black color is due to the presence of the salt and humus, and it is good for rice, wheat, cotton, groundnuts, millet, sugarcane and oil seeds.
ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल जैसे आता है, मस्टर्ड ऑयल जो आता है, it is good for that. Next one is the laterite soil. Laterite soil is acidic in nature, so therefore it is also known as acidic soil, and it is rich in iron. When iron comes in contact with air, it forms its oxide, which is red in color. Therefore this laterite soil appears red in color, and it is good for the cultivation of cashew, rubber, coconut, tea and coffee. And the third type of soil is mountain soil. Name indicates this type of soil is found in the mountain region, basically in the Himalayas of India, and it is rich in organic matter. This soil is good for tea, coffee, spices and tropical fruits cultivation. And the fourth type of soil is red and yellow soil. It also contains a good amount of iron, therefore it appears to be red and yellow in color. It is good for the cultivation of rice, wheat, sugarcane, millet, groundnut, ragi and potato. This is all about the types of soil. Now the next topic is soil erosion. Soil erosion क्या होता है? अर्थ जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें टॉप सॉइल का रिमूव होना. दैट टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो सकती है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो नेचुरल रीजन हो, एक्टिविटी हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी. जैसे कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल्स कैन बी अकर विद द हेल्प ऑफ द विंड, वाटर, स्नो, waves. Among these, anyone may be the reason for the removal of the soil. So, removal of topsoils takes place by action of snow, waves, wind and flowing water is known as soil erosion. इसको क्या कहा जाता है? Soil erosion का. There are different causes of soil erosion. First one is the natural activity. नेचुरल एक्टिविटी तो जो मैंने ये बताई है ये कोई भी हो सकती है. ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पेड़ों का काटना, डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजन. हम अपनी सहूलियत के लिए हमें बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है तो हम क्या करते हैं, वहां से ट्रीज को रिमूव करते हैं. सो दैट मे बी द रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन. So there are various factors that helps in the soil erosion. First one is the heavy rains and floods. This is the natural activity. Second reason is deforestation. डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि रूट्स जो हैं प्लांट की वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं. अगर आप वहां से प्लांट को रिमूव कर दोगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, वहां से लूज हो जाएगी. लूज होने के बाद में वहां पर अगर विंड मूव कर रही है वेरी फास्ट या फिर वाटर फ्लोइंग जो है वो ज्यादा है तो इन दैट केस टॉप सॉइल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. देयरफॉर deforestation also leads to soil erosion. The third factor is method of poor farming. This method of poor farming is adopted by the farmers. Therefore, farmers are taught to adopt the good farming skills. Fourth one is the construction of roads. Roads बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप सॉइल को रिमूव करते हैं या फिर उसके ऊपर और चीजें जो हैं वो डाल देते हैं, या वहां पर रास्ते में कोई पेड़ आ जाता है तो उसको रिमूव कर देते हैं. सिमिलर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हेल्प्स इन द सॉइल इरोजन. दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल इरोजन. अब तक हमने क्या पढ़ा, सॉइल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लिया, सॉइल का प्रोफाइल पढ़ लिया. बट देखो हर एक चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है. Similarly, there are different properties of soil also. Now we are going to discuss the properties of soil. The next topic is properties of soil. The very first property of soil is texture. Texture का जैसे मैंने बताया था, it is the relative proportion कि किस soil के अंदर कितना proportion है silt का, sand का and clay का. That is basically known as the texture. Now the second property is percolation rate of water in soil. Percolation rate का मतलब है कि सॉइल के अंदर से एक फिक्स अमाउंट को पास होने में कितना टाइम लगता है. दैट इज known as the percolation rate, the time taken by water to pass through it. And the formula for the percolation rate is amount of water should be in ml and the percolation time that is in minute. आप percolation rate किसी भी सॉइल का जो है वो आप मेजर कैसे करोगे, दो पाइप्स ले लो, दो पाइप्स, एक जो है वो पाइप देखो एक एंड जो है दैट शुड बी रिमेन ओपन एंड सेकेंड एंड जो है पाइप को जब आप वर्टिकल पोजीशन में खड़े करोगे तो क्या होगा, एक एंड जो अपर एंड है दैट इज रिमेन ओपन एंड जो सेकेंड एंड है उसको आप फिक्स करो. फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, एक को तो टॉप सॉइल पे रख दो, दूसरे को आप आपके वन पाम जितना एक आप
डिग कर लो होल इन द सॉइल। उसके बाद उस पाइप, सेकेंड पाइप का जो सेकेंड एंड है उसको आप उसके अंदर फिक्स कर दो। 100 ml वाटर लेकर के दोनों के पाइप्स के अंदर आप डालो एंड टाइम नोट करो, उस पाइप को छेड़ना नहीं है। दैट पाइप शुड रिमेन अनडिस्टर्ब। देन टाइम नोट करना है कि पाइप 1 में कितना टाइम लगा उस पानी को एब्जॉर्ब होने में एंड पाइप 2 के अंदर कितना टाइम लगा उस पानी को 100 ml वाले वाटर को एब्जॉर्ब होने में। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस, you will find the percolation rate of that particular soil. This you can repeat with any other soil like sandy soil, clay soil, loam soil, black soil and any other soil. Now the third property is water absorption ability. Water absorption ability क्या है? जैसे देखो clay soil के अंदर मैंने क्या बताया था कि it has very good water holding capacity, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वाटर को होल्ड कर लेती है। और सैंडी सॉइल जो है दैट ट्रांसफर्स द वाटर और वाटर इज इजीली सीप्स डाउन थ्रू द सैंडी सॉइल। सो वाटर होल्ड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर, कि सॉइल जो है वो कितना वाटर को रिटेन करके रख सकती है, दैट इज नोन एज अ वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। द फोर्थ इज मॉइस्चर कंटेंट। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट है। दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की सॉइल लेनी है आपने, उनका वेट कर लो। जब आपने गीली सॉइल जो है उनका वेट करो, उनका वेट करने का लेट जो आपने दो टाइप ऑफ सॉइल ली है, 2 लो 3 लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। उनका वेट करोगे, वेट करके उनका वेट मान लिया हमने W1 आता है। अब सॉइल को 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रेज करना है, चाहे गैस पे रख के कर लो चाहे किसी भी चीज पे रख के कर लो, किसी कंटेनर में रख। देन उसके बाद फिर से उसका वेट करो। मान लो कि अब 100 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर रेज किया तो उसका वेट आया, सॉइल का वेट आया W2। अब जिस कंटेनर में ले रखा था आपने, उस कंटेनर का वेट पहले उसमें से माइनस करना है, W1 में से भी एंड W2 में से भी। आफ्टर दैट व्हाट यू नोटिस कि जो W1 वेट है, वेट ऑफ द वेट सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। जब वेट सॉइल में से ड्राई सॉइल का वेट आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? मॉइस्चर कंटेंट आएगा कि उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट था। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल दैट इज, हमने पढ़ा था कि सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन सॉइल आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये हम सब पढ़ चुके हैं। सो अनदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन द सॉइल आर स्मॉल मैमल्स like rabbits, rats and moles. Some pests are also found in the soil that like nematodes, caterpillars and root elphites. These organisms balance the soil structure, its fertility, its aeration and drainage. These are the properties of soil. Soil के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है, सॉइल का स्ट्रक्चर प्रोफाइल कैसा होता है, सॉइल में किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बट वी कैन नॉट फॉरगेट द टॉपिक दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल के फीचर्स का चेंज होना सो दैट it makes it unfit for the living life. Change in the features of soil that makes the soil unfit for life. There are different reasons or different causes for the soil pollution. The very first cause is overuse of fertilizers, pesticides and insecticides by the farmers in their fields. Second one is untreated sewage water. When left, then it may pollute the soil. The third one is soil quality degrades due to the salinization. Saline is basically the salt. So salinization is process of increasing the salt content in the soil. Fourth reason of soil pollution is non-decaying waste. दो तरीके के हमने सॉइल में प्रॉब्लम्स पढ़ी। फर्स्ट वन इज द सॉइल इरोजन प्रॉब्लम, सेकंड वन इज द सॉइल पॉल्यूशन। सो सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन, इसको अवॉइड करने के लिए या इसके लिए ये ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं दैट शुड बी टेकन। सो दैट इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स reduce the soil erosion and soil pollution. The very first is
afforestation. As we know, plants are holding the soil very good. So, planting more and more trees helps in preventing the soil erosion as well as soil pollution. Second is terrace farming. In terrace farming, the topsoil is taken away by the water and the wind. So, in case of mountains, that topsoil is not removed if we do the terrace farming. And the picture of the terrace farming is shown below. Next is the crop rotation. Crop rotation also helps in maintaining the fertility of the soil. In crop rotation, different crops are grown in the same area turn-wise. For example, rice crop is followed by the crop of pulses so that the fertility of the soil does not get disturbed. Next one is the controlling flood. Controlling floods, that is a surprise. How we can control the flood? By constructing the dams on the rivers or on the water bodies, we can control the flood. Dam picture is shown below, and also embankment protects the flood. This is all about the soil chapter. Now the chapter is over. Still, if you are facing any difficulty, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.